अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फाइक उस्मानी और आप देख रहे हैं वाटर बॉटल। आज हम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द करियर काउंसलिंग। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जो कि इन अ रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और इनके करियर काउंसलिंग में एक अच्छी ग्रिप है, और ही इज़ रिसर्चिंग। इनकी जो रिसर्च है वो करियर काउंसलिंग से रिलेट करती है। सो आज हम सर आपसे पूछते हैं, सर काइंडली डिस्क्राइब व्हाट इज करियर काउंसलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंट्रोडक्शन करवाने का। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ काउंसलिंग। ठीक है। हमने ये काउंसलिंग जो होती है एक्चुअली ये टाइप ऑफ थेरेपी होती है। ठीक है। उसमें साइकोलॉजिकल होती है, उसमें डिफरेंट किस्म की होती है। उसमें होता क्या, हमने सिंपल एक गाइडेंस देनी होती है, एक सपोर्ट देनी होती है। हमारा जो ग्रुप ऑफ पीपल हो जाए, हमारे पास इंडिविजुअल हो जाए, उनको हमने गाइड करना है जिसमें वो स्टक है उस चीज़ को, उस फेज से उनको वर्क थ्रू करके उसको बाहर लेके आना है। ये होती है हमारे पास सिंपल काउंसलिंग। उसके बाद आते हैं हमारे पास व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग। काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है? करियर काउंसलिंग में होता है हमने इंडिविजुअल्स को या हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं हमारे केस में, उनको हमने गाइड करना है कि आपने आगे किस करियर में सेलेक्ट करना है, किस करियर में आपने एक्सेल करना है। अब हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी गलती है, कन्फ्यूजन है कि हम मिक्सअप कर देते हैं करियर काउंसलिंग को करियर एडवाइस के साथ। करियर एडवाइस एक और चीज़ है, करियर काउंसलिंग एक और चीज़ है। एडवाइस होती है कि मैंने आपको मशवरा दिया कि फाइक साहब आप ये कर लें, ठीक है, वो मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, आप यहाँ चले जाएँ। काउंसलिंग में ये नहीं होता। काउंसलिंग में होता है कि हमने उसको सिर्फ गाइड करना है, उसको अपने रास्ते दिखाने हैं कि पॉसिबल ये रास्ते आपके लिए हो सकते हैं। आप फिलहाल इस जगह पे खड़े हैं, आपके फ्यूचर स्टैंडिंग ये हो सकती है, आप इनमें से कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर लें। जो सिलेक्ट करना होता है, जो क्लिक करना होता है, वो स्टूडेंट ने क्लिक करना होता है, और जो क्लिक हो गया वो उसके लिए फिर बेटर। बेसिकली जो मुझे समझ आ रहा है कि एनालाइज करते हैं आपको और एक फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं उन एनालिसिस की बेस पे, एग्जैक्टली। और आप एक डाटा ड्रिवन पाथ वे बताए थे कि पॉसिबिलिटीज आपके लिए ये हैं। एक्चुअली ये प्रॉपर स्टडी होती है। इसमें स्टडी क्या होगा, पहले स्टूडेंट का बैकग्राउंड चेक करेंगे कि एकेडमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, एथलेटिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, करंटली वो किस जगह स्टैंड कर रहा है। उसके बाद उसके फ्यूचर पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल जो भी उसके अल्टरनेटिव होंगे उसमें हम उसको गाइड करेंगे, उसको बताएंगे आपके बैकग्राउंड को, आपके करंट स्टेटस को देख के आपके लिए पॉसिबल जो बेस्ट सोल्यूशन है वही हो सकते हैं, सेफ वे या अपने रिस्क जो भी होता है उसमें से आप डिसाइड करके बता दें कि आपके लिए पॉसिबल ये सोल्यूशन हो सकते हैं। अब स्टूडेंट को देखना है कि अपने हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका पैशन क्या है, उसके हिसाब से उसको चूज़ करना है। जैसे वो क्लिक करेगा अब कैरियर काउंसलिंग हो जाएगा। अगर मैं उसको एडवाइस कर दूंगा कि आप डॉक्टर ही बने या आप इंजीनियर ही बने, तो वो कैरियर एडवाइस हो जाएगी, कैरियर काउंसलिंग नहीं होगी। नहीं, इसमें जो बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही होती है ना, ये जिसको आप कहते हैं एनजाइटी और कन्फ्यूजन मिक्सअप हो रही होती है, वो दो स्टेजेस पे होती है जो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग है, या जो मैंने सोसाइटी के साथ ऑब्जर्व किया सोसाइटी में से। द फर्स्ट थिंग इज के व्हेन दे आर गेटिंग देयर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, क्या अब उन्होंने कौन से फील्ड सिलेक्ट करनी है। ठीक, उससे पहले वाला भी एक चीज होती है कि जी एफएससी प्री मेडिकल करनी है या प्री इंजीनियरिंग करनी है। दो मेन है हमारी सोसाइटी में। द थर्ड वन इज कि अच्छा, उसके बाद फिर आगे कि आपने यूनिवर्सिटी में जो आपने एफएससी कर ली तो आपने यूनिवर्सिटी में कौन सी फील्ड में चूज आउट करना है। एक और जो कंफ्यूजन और एंजाइटी जिस स्टेज पे आती है ना, वो आती है व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद आइदर यू आर गोइंग टू फॉलो अप दैट पर्टिकुलर डिग्री, या आप ठीक है, स्विच अप कर या लेते आपने हैं। स्विच अप करना है ठीक कि है। आपको उस डिग्री में जाना है या उस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है कि नहीं जाना। तो अब इस एंजाइटी और इस कंफ्यूजन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए। जो पहले वाला आपने बताया था वो था लो रिस्क फैक्टर, सेकंड था वो हाई रिस्क फैक्टर। पहले हम आते हैं लो रिस्क फैक्टर पे। वो आपने भी नोट किया होगा, मैंने भी नोट किया होगा, जब मैंने एफएससी की है, ठीक है, मुझे समहाउ कुछ चीज़ें क्लियर थी कि मैंने आईटी से फील्ड में जाना है या इस फील्ड में जाना है। तो मुझे क्या था, मैंने खुद बहुत रिसर्च की है, सीनियर से मिला हूँ, इनसे मिला हूँ। मेंटोर कोई नहीं था क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कोई ऐसा कोई ना इदारा है, ना कोई ऐसी कोई बॉडी है जो आपको गाइड कर सके। तो मुझे खुद मेहनत करनी पड़ी। मुझे कुछ एक दो टीचर्स मिले, कुछ एक दो सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिनकी हेल्प से मुझे काफ़ी हद तक बेहतरी हुई। और अब मैं उन चीज़ों को जब देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हमारे पास जो कन्फ्यूजन की जगह है वो ये है कि हमारे पास कोई वजह ही नहीं है, हमें कोई पाथ क्लियर करने के लिए बंदा नहीं है हमारे पास। अब सपोज मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे बताने वाला कोई नहीं कि आगे क्या आएगा, तो मेरे कन्फ्यूजन होगी, एंजाइटी होगी। लेकिन अगर मुझे पहले ही मैंने रिसर्च की हो, मुझे पता हो कि इस फील्ड का आज स्कोप ये है, आज से 5 साल 10 साल बाद इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होगी, ये स्कोप होगा, मेरा माइंड क्लियर होगा, मेरा विजन क्लियर होगा, मुझे उस चीज़ का पता होगा। लेकिन सबसे पहली कन्फ्यूजन तो हमारी ये है कि 9 से लेके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक इस पीरियड में हमें गाइडेंस चाहिए होती है। वो हमें किसी इंस्टीट्यूट से नहीं मिल रही, बेशक वो प्राइवेट है बेशक गवर्नमेंट है।
ये हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की भी गलती है, हमारे गवर्नमेंट अदारों की भी गलती है कि हमारे स्टूडेंट्स को हमने बगैर किसी ड्राइविंग फोर्स के घुमा दिया हुआ है, बस जहाँ आपका दिल करे चले जाएं। ठीक है, किसी के पेरेंट्स ने कह दिया उसने यहाँ जाना है तो वो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, किसी के दोस्त ने कह दिया मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ तो उसके पीछे चला गया। 6 सेमेस्टर लगाने के बाद या 3-3 4-4 साल लगाने के बाद उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि हम तो गलत फील्ड में आ गए, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ये तो मैं इसको कोप अप नहीं कर पा रहा। अब ये बन जाता है फिर हाई रिस्क फैक्टर। हाई रिस्क फैक्टर में क्या होगा, आपने 4 साल लगा दिए हैं, आपने 4 साल पैसे माँ बाप के बर्बाद किए, 4 साल आपका टाइम ज़ाया हुआ। अब जब आप स्विच करोगे उस पर मज़ीद टाइम लगेगा, मज़ीद पैसे लगेंगे, वो आपका इंडिविजुअली भी आपके लिए नुकसानदेह है, आपके इनफरादी तौर पे भी वो आपके लिए नुकसानदेह है। इवन कि कुछ स्टडीज़ के मुताबिक बताते हैं कि अगर आप गलत फैसला लेते हैं करियर के तौर पे तो आपको पर ईयर अराउंड 1.25 करोड़ का नुकसान होता है। ठीक है, ऑन एवरेज पाकिस्तान के हालात के हिसाब से। तो आप ये सोच लें, अगर जिसने 4 से 5 साल ज़ाया कर दिए हैं उसके बाद कैरियर स्विच कर रहे हैं, अराउंड 5 to 6 करोड़ का उसका नुकसान हो रहा है। सिंपल ये एस्टिमेटेड है। अगर आप ये सोच लें कि उसने इस साल में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस की है, अपनी फील्ड में कितना एक्सेल कर सकता था, ठीक है, अपने पेरेंट्स का कितना हाथ उठा सकता था, अब उल्टा जो उन पे वो नुकसानदेह बन रहा है, उनसे चीज़ें अखज़ करने की ज़रूरत कर रहा है, तो उसके लिए नुकसानदेह, उनके पेरेंट्स के लिए भी नुकसान हो रहा है इसमें। अच्छा, आपने अभी बात की मेंटोर की। द फर्स्ट थिंग इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर मेंटोर। ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक तो करियर काउंसलर्स हैं नहीं, अगर हैं भी तो हम उनको वैल्यू नहीं करते। ऑन मेजर नोट के हमारे पास है ही नहीं करियर काउंसलर्स। तो अब हमने अपना मेंटोर कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे मेंटोर क्या होता है, दोस्त के अब्बू, खाला, चाचा, मामा, कोई एक आधा कजन अगर सक्सेसफुल है तो उसके अम्मा अब्बा, ठीक है, और बाकी वो जिनके अम्मा अब्बा डॉक्टर हैं या जो कजन हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हमारे मेंटोर्स हैं। अभी तक तो हमने बात की थी होती आइडियल सिनेरियोज हमारे, कि हमने ये होना चाहिए, ये हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं पाकिस्तान के हालात के हिसाब से। हमारे पास कोई बॉडी नहीं है कैरियर काउंसलिंग के, हमारे पास कोई मेंटोर नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? अभी स्टूडेंट्स ने इस बात का ख्याल रखना, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। आपको कोई नहीं गाइड करेगा, आप अपनी रिसर्च खुद करनी है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड के हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप आते हैं, दो किस्म के आपके पास हो सकते हैं। एक तो है, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप प्राइवेट हायर कर लें, आपको कैरियर काउंसलर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे कैरियर काउंसलर हैं पाकिस्तान में जो कि गाइड कर रहे हैं, इवन वो बाहर इंटरनेशनल लेक्चर्स दे रहे होते हैं। आप गो थ्रू वो पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर जो हमारे पास पाकिस्तान के अवाम है, स्टूडेंट्स, उनके पास इतनी सोर्सेज नहीं है कि वो हायर कर सकें। सेकेंड ऑप्शन क्या आती है, आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करें खुद रिसर्च करके, उसके बाद उस फील्ड का कोई सीनियर, उस फील्ड में मेंटोर्स, जैसे आज़ाद चाय वाला हो गया या उस्मान आसिफ हो गए जो डेफ सिंह के ओनर हैं, वो इस चीज़ में बहुत काम कर रहे हैं कि वो जो यंग यूथ आ रही है उसको कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनके लिए इंटर्नशिप निकाल रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स निकाल रहे हैं कि वो स्टडी करें, पढ़ें, उनको आइडिया हो कि उन्होंने जाना क्या है, उनके लिए स्किल्स डेवलप हों, तो उस फील्ड में जाएँ। तो हमें आपके लिए अपने लिए सबसे पहले फील्ड सेलेक्ट करनी है, सेकंड उस फील्ड के लिए हमें कुछ सीनियर या मेंटोर ढूंढना है। अच्छा, जैसे आपने भी आजाद चाय वालों की, दे आर फोकसिंग ऑन द स्किल बेस्ड स्किल बेस्ड वो एक प्रॉपर टॉपिक है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक जो पहले आपकी सोसाइटी थी ना, मतलब आज से कोई 30-40 साल पहले की, वो इस तरह की थी कि वहां पे स्किल बेस्ड वर्कर बहुत ज्यादा थे। वो स्किल बेस्ड कौन सा हो सकता है, आपका प्लम्बर भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रीशियन भी हो सकता है, आपका जो मिस्त्री मजदूर हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स की ग्रोथ थी और उसके बाद हमारे, उसमें है कि स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन बच्चे होगी तो वो आप थे। अब जो मैंने चीजें सर्च आउट की हैं या उसके हिसाब देखें, अब फिर दोबारा स्किल बेस्ड हम सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। अब वो स्किल डिफरेंट है। पहले उन स्किल के लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता था, अब जो स्किल आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के सामने भी बैठ के 24 आवर्स काम करना है तो योर ब्रेन इज वर्किंग कंटिन्यूसली। लेकिन जो पहले वाली थी उसमें आपकी जो ओवरऑल बॉडी थी वो ज्यादा वर्कआउट कर रही थी। चलिए मैं इसको आपको गाइड कर देता हूँ। यूएन के ना चार्टर्स के हिसाब से हमारे पास 4 टीयर्स हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 में हमारे पास वो हैं जिनके पास लो आईक्यू है लेकिन उनके पास फिजिकल पावर है। उसमें हमारे पास हो गया मजदूर तबका, उनको आप सिंपली बता दो ये काम करना है, वो काम कर देते हैं, दैट्स इट। सेकंड हमारे पास आता है टीयर 2। टीयर 2 के अंदर होता है जिसके पास आईक्यू थोड़ा सा बेहतर होता है, फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। उसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हमारे पास प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, इस किस्म के जो टेक्निकल काम है उनको गाइड कर दो, उसमें कर देंगे। थर्डली हमारे पास आता है टीयर 3 जिसमें होता है हाई क्यू ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, जिसको मिडिल क्लास तबका कहते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आईटी की फील्ड्स होगी, इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक्स जो फील्ड्स होगी उसमें वो काम कर रहे होंगे।
4 जो होता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास टियर 4 में। वो होते हैं हमारे पास एलीट क्लास, जो हमारे पास पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे पास बहुत अपर क्लास के मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं, एलन मस्क, जेफ बेजोस वगैरह ये। ठीक है, हमारे पास जो ये वाला तबका है ना टियर 4 का, ये है 5 to 10%, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम होता है हमारे पास। उसके बाद 20 से 30% होगा हमारे पास ये टियर 3 वाला, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स ये होंगे। और हमारे पास उसके बाद आएगा टियर 2, जिसमें हमारे पास नीचे। अब हमारे पास जो हमारा फोकस है वो होगा टियर 2 के कुछ लोग और टियर टियर 3 3। के कुछ लोग। ठीक है, हमने इनको गाइड करना है, इनको बताना है कि ये आ सकें। इनमें से सारे के सारे टियर 2 से टियर 3 में नहीं आ सकते, और टियर 3 के सारे टियर 4 में नहीं जा सकते। हमें क्या है, टियर बाय टियर काम करना पड़ेगा। हम टियर 1 से टियर 2 में लाएंगे, टियर 2 से टियर 3 में लाएंगे, टियर 3 से टियर 4 में 1 या 2 बंदे जाएंगे। तो हमें इस लिहाज से काम करना है। अगर हम ब्लाइंडली जाके काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपका 100 में से कोई एक केस होगा, शायद 2 कामयाब हो जाए, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। करियर काउंसलिंग के लिए एक तो जहाँ तक मुझे आइडिया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। अभी किस तरह वेरी करती है और उसके ट्रेडमार्क्स क्या-क्या होते हैं, और मतलब हर एक के लिए किस तरीके से आप कर सकते हैं? मीन्स कि अगर आपने ही सारी सर्च सर्च आउट करनी है तो वो बंदा खुद से क्या करेगा? चलिए मैं आपको इस पे भी गाइड कर देता हूँ। जो करियर काउंसलिंग होती है ना, ये तो 100% कन्फर्म है, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, किसी के पर्सन का इंटरेस्ट कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का बैकग्राउंड कुछ हो रहा है, किसी के हालात कुछ हो रहा है। तो ये हर चीज़, हर फैक्टर्स ना इसमें पॉइंट आउट होते हैं। इसमें जो आपको जेनेरिकली बता देता हूँ, हम ना 5 पॉइंट्स रखते हैं जहन में, जिसको हम कहते हैं स्कोप, SCOPE। एस फॉर होता है हमारे पास स्ट्रेंथ, तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है। अब स्ट्रेंथ में क्या होगा, सपोज एक बंदा है, स्पोक पर्सन है, ठीक है, उसकी स्पोकन बहुत अच्छी है, वो हर बंदे से खुल के बात कर सकता है, वो हर बंदे से डायलॉग कर सकता है। ठीक है, उसको कौन सी फील्ड सूट करेगी, या तो सेल्स पर्सन वाली सूट करेगी, मार्केटिंग की करेगी, या कोई सम इन जर्नलिज्म में कोई इस तरह की चूज़ करेगी। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं हर बंदे को गाइड कर सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास स्ट्रेंथ का। सेकंड हमारे पास आता है सी फॉर कल्चर। हमारे पास कल्चर क्या है। अब सपोज आप एक बंदा है जो कि आर्किटेक्ट करके आता है, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट करके आता है, सब कुछ करके आता है, यहाँ पाकिस्तान में आके वो कहता है जी मैं नक्शे बना के दूंगा सबको, ऐसे ऐसे बना के दूंगा कि इंतहा होगी। अब यहाँ के तो पता चलता है कि भाईजान वो चाचा जी ने घर बनाना है, उन्होंने खुद ही नक्शा बना लिया। मेरे फलाने दोस्त ने बनाना है, वो खुद ही नक्शा, जब तो हर की प्रधान है। ठीक है, तो ऐसी आपको है। तो ज़रूरत पड़ती नहीं किसी की। ठीक है, तो आपने भी देखना है कि वो चीज़ें लाएँ जो हमारी कल्चर के अंदर इंक्लूड हो, हम उसको कर सकें। हमारे यहाँ कल्चर ये है कि हमने हर काम खुद करना है, किसी को हम पैसा दे के राज़ी नहीं। ठीक है, थर्डली हमारे पास जो आता है वो आता है अपॉर्चुनिटी, ओ से। अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, हमने चेक करना है कि हमारे पास आज जो मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, आज उसमें क्या चीज़ें, आज कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं मुझे। 5 साल या 4 साल 6 साल बाद जब मेरी डिग्री खत्म होनी है, असल तो मुझे तब इम्पैक्ट होता है ना। जैसे हम जब डिग्री कर रहे थे, IT का कोई स्कोप नहीं होता था उस टाइम पे। उस टाइम हमने IT पता नहीं क्या सोच के रखी थी, लेकिन अब देखें उस लिहाज से कि 8-10 साल गुजरे हैं, IT का ऐसा बूम आया कि हमें समझ नहीं आ रही IT के अलावा कोई और फील्ड भी होती है कि नहीं होती। इसी तरह बिल्कुल हमने ऐसे ही। अपॉर्चुनिटी रियलाइज़ करनी है कि आज से 5 साल 10 साल बाद जब मैं प्रोफेशनल फील्ड में आऊँगा, तब उस फील्ड का क्या स्कोप होगा। तो थर्ड, अपॉर्चुनिटी की रियलाइजेशन के लिए भी तो ज़रूरी है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये चीज़ें जो या होगी, आप चीज़ों को एनालाइज़ करें विद रिस्पेक्ट टू देयर रिक्वायरमेंट्स के। अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आप खुद रियलाइज़ कर नहीं सकते। ये आपको वही बंदा बता सकता है जो मेंटोर हो, या उस फील्ड में जो काम कर रहा हो, जिसने इस फेज़ से गुजर चुका हो, वो नेक्स्ट फेज़ में आ गया हो, उसको 5-10 साल काम करते हुए वो बता सकेगा कि भई आज ये लैंग्वेज काम कर रही है, आज अगले 5 साल में ये नहीं होगी। आज ये IT का बूम है, जैसे अब AI का बूम है, वो कहेगा कि अगले 5 साल 10 साल में होगा, उसके बाद रोबोटिक्स आ जाएगी या कोई और नई फील्ड आ जाएगी। वो आपको सिर्फ़ आपका मेंटोर गाइड कर सकता है। ठीक है? मतलब जिसकी उस फील्ड में रिसर्च है या जो उस फील्ड में हुँ। सर्विंग कर रहा है। एग्जैक्टली। और फोर्थ में हमारे पास आता है पैशन। पैशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होता है कि आप काम करना, ठीक है, वो तो आप नौकर की तरह जाएं, सुबह 8 बजे शाम को 5 बजे आ जाएं, आपको महीने के बाद तनख्वाह मिल जाए। एक होता है आप दिल से काम कर रहे हो, आपको वो काम काम नहीं लगता, आपको मज़ा आता है उस काम में। अगर आपको वो पैशन मिल जाए ना आपके स्ट्रेंथ के साथ, तो ये आपका ना बेस्ट क्लिक होता है। यही हमने क्लिक करवाना होता है, आपके पैशन, आपका कल्चर, आपकी अपॉर्चुनिटी मैच हो जाए आपके पैशन के साथ। और लास्ट में हमारे पास होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ये होता है कि हमने चेक करना है कि आप जो फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो वो आपको सूट भी करिए कि नहीं कर रहे। सपोज एक बंदा कहता है जी मैंने टैटू पार्लर खोलना है, मैं ना टैटूज़ बनाया करूँगा। उसे पता है कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है जिसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो हमने चीज़ें वो सेलेक्ट करनी है जो हमारे कल्चर में, हमारे इन्वायरमेंट में हो, आपकी स्ट्रेंथ उसमें हो, आपका पैशन हो। अगर ये चारों पाँचों चीज़ें क्लिक हो जाए ना, इसमें अराउंड 4 भी क्लिक हो जाए ना, तो हमारा पॉसिबली वो हमारा सक्सेस रेट में आ जाता है।
तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आती है कि हम जो अपनी सोसाइटी में चीज़ें इनकाउंटर करते हैं या फॉलो हम देख रहे होते हैं कि रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, वो एक होती है जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। हम्म, जब हम बच्चे थे, हम्म, हमारे पेरेंट्स के नज़दीक कौन-कौन था? हम्म, या तो इंजीनियर अच्छे हैं या हम्म, डॉक्टर्स अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर बच्चे को इंजीनियरिंग करवा दो, हर बच्चे को मेडिकल करवा दो और उसके बाद जैसे-तैसे करके उनको एक फ़ोर्स करना कि भई नंबर अच्छे लो कि हम्म, ताकि आप डॉक्टर में आपका मेडिकल में एडमिशन अच्छा हो जाए या वो करते मतलब हमारे लिए वो एक आइडियलाइज़्ड होते थे। तो मतलब हम उनको आइडियलाइज़ करते थे, हमारे पेरेंट्स उनको आइडियलाइज़ करते थे कि हम हम्म, लोग उस टाइम पे हम ये नहीं था मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हम उसको एब्ज़ॉर्ब कर सकें कि या हम लोग अपना डिसीज़न खुद ले सकें। हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि हमने ये करना है या नहीं करना। कुछ है हम में से 2-4 ऐसे बागी हैं हम लोग हम्म, कि मुझे आपको ही पता है थोड़ा-सा कि आपने किस तरह की चीज़ को अडॉप्ट किया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है, वो ये आती है कि अब का टाइम अगर देखें, जो आया अब बूस्ट हमने लास्ट 5 टू 6 इयर्स देखे, हर बंदे ने आईटी में जाना है। हम्म, अब हर एक ने आईटी में कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन लेना ही लेना है। हम्म। तो अब इसको किस तरह करेंगे? मतलब ये ट्रेंड्स को फॉलो भी करना है हमने हर बारी, इसमें तो इसमें फिर बाकी फील्ड्स का क्या होगा? इसमें भी 3-4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सेलेक्ट किया था ना, उनके लिहाज से वो ही चीज़ बेहतर थी। आप 9 टू 5 जॉब करें, ठीक है? आपकी एक सिक्योर जॉब होगी, आपको तनख्वाह मिलेगी, दैट्स इट। उस टाइम उनको एक फ़ायदा ये था कि उस टाइम पे ना गवर्नमेंट हायरिंग कर रही थी, आपकी पीपीएससी के एग्ज़ाम होते थे, आपके एमबीबीएस के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन होती थी। अगर आप उसी क्राइटेरिया को अब देखें, अब आपको ना गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, आज आप अप्लाई करेंगे, आपको 2 साल बाद किसी गवर्नमेंट जॉब पे इंटरव्यू की कॉल आ रही होगी। और गवर्नमेंट जॉब के उतने पर्क्स भी नहीं है। अब वो पर्क्स में मतलब ये जो गवर्नमेंट जॉब वाला ऑलमोस्ट अपनी 25 टू 30 इयर्स की सर्विसेज में अर्न करता है, प्राइवेट जॉब में आप 10 साल में उससे ज़्यादा अर्न कर लेते हो। उसमें एक और चीज़ होती थी कि हमें पेंशन मिलती थी। पेंशन्स के भी इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी को मिल रही है, किसी को आधी कर दिया, कम हो गया, ठीक है? वो जो हमारे पेरेंट्स जिस वजह से कहते थे ना, वो वजह ही खत्म हो गई है, वो जो रीज़न था ना, वो रीज़न खत्म होते जा रहे हैं। अब आया हमारे पास आईटी का बूम, एआई का बूम। इसके अंदर क्या है, अब आपको देखना है कि ये कहाँ जा रही है। सपोज़ मैं एक बंदे को कहता हूँ, भाई तुम एआई के अंदर चले जाओ, एआई की फील्ड बहुत अच्छी है, ठीक है? आप इसमें आ जाओ। उस बंदे को समझ ही नहीं आ रही वो एआई क्या चीज़ है, तो मैं उसको क्या चीज़ है, उस पे एक चीज़ थोप रहा हूँ, वो नहीं कर पाएगा। आपने बेशक एआई का फ़ील्ड में बेशक ट्रेंड चल रहा है, आप चेक करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका पैशन क्या है, उसको मैच करने की कोशिश करो उसके साथ, एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो ना करो ट्रेंड। अगर आपका पैशन नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप फ़ॉलो करोगे, आप खाम-खा के पीछे रह जाओगे। आप सपोज़ आपका एक स्पोक पर्सन हो आप, ठीक है? आपको एआई वगैरह समझ नहीं आती, आप क्या कर सकते हो, आप उस पे एक डायलॉग्स करवा सकते हो, आप उस पे बोल सकते हो, ठीक है? ट्रेंड्स को आप फ़ॉलो करो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। ठीक है? आपने अंधाधुन नहीं चले जाना किसी चीज़ के पीछे बिल्कुल। चलिए मैं आपको फिर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? मैंने मैट्रिक की, मेरे मैट्रिक में क्लियर था कि मैंने आईटी के फील्ड में जाना है। घर वाले कह रहे थे कि आप ना मेडिकल में जाएँ, मैंने कहा मैंने मेडिकल में जाना ही नहीं है, मैं घर से लड़ के आईटी में आया। मैंने आगे एफएससी में बी प्री इंजीनियरिंग रखी, मुझे था कि मैंने जाना आईटी में। जब मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था, इसके अलावा कहीं अप्लाई ही नहीं किया। मुझे था कि मैं कहीं गलती से अप्लाई कर दिया, मेरा एडमिशन हो गया, घर वालों ने मुझे फोर्स कर देना, ठीक है? तो मैं तो बागी होके गया था लड़ने के लिए कि भाई मैंने करनी ही सीएस है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मैंने क्लियर कर लिया था कि भाई मेरा शुरू से इंटरेस्ट है, इसी को मैंने अपना पैशन माना है, इसी में मैंने अपना काम करना है। अब मैं आपको अपने दोस्तों की एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने घर के प्रेशर में आके मेडिकल में की फील्ड में किया है, हालांकि इंटरेस्ट उनका किस में था, आईटी में। आज भी वो घूम फिर के आईटी में काम कर रहे हैं, 4-5 साल ज़ाया करने के बाद डॉक्टर्स बनने के बाद। डॉक्टर्स बनने के बाद। इवन ये तो मैंने इंडस्ट्री के अंदर देखा है, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे लोग बैठे हैं जो डॉक्टरेट है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है डॉक्टर की, लेकिन वो क्या है, वहाँ से छोड़ के आईटी की फील्ड में आगे काम कर रहे हैं। इवन कि मेरा एक क्लासमेट था, हम्म, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, हम्म। ठीक है, मेरे साथ क्लासमेट था, उसने डिग्री की। नाउ ही इज़ फेसिंग क्राइसिस और सॉर्ट ऑफ इश्यूज़। ये भी बड़ा अहम क्राइसिस है हमारा कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं डिग्री, 4 साल डिग्री होगी, इसके बाद फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो मेरी फील्ड नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, क्यों करना है मैंने। अब यहाँ हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं, एक तो ये कि आप ना बिल्कुल यू टर्न मार लें। यू टर्न में क्या होगा, आप अपनी फील्ड चेंज कर लें, फील्ड चेंज करने के बाद उसमें मेहनत करें, 5-6 साल जो आपने वहाँ ज़ाया किए अब एक और चीज़ में ज़ाया करें, लेकिन अब आप पैशन में काम करेंगे। या फिर क्या है, आप एक माइनर चेंज कर लें, आप ना कुछ छोटा सा स्किल सीख लें 6 महीने साल लगा के, ठीक है, जो आपकी फील्ड को टच कर रहा हो, ठीक है। अब उस फील्ड से क्या होगा कि आपने 6 महीने साल बाद एक स्किल सीख लिया, आप उसकी जॉब कर सकते हैं, उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। लेकिन फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे चाहिए नहीं इस फील्ड से कुछ, मैंने बिल्कुल स्विच करना है, उसके लिए फिर जाहिर बात है आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अब जाहिर सर बात। वो ना यू टर्न वाली बात और ये जो स्विच करने वाली बात है ना, उसके लिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा, करेज चाहिए होती है।
यही मैं आपको कि आपको एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, हम्म, दूसरा आपको वो करेज हो कि आप अपनी फील्ड स्विच कर सकते हैं, कि आपको भी पता नहीं कि आप जो फील्ड स्विच करेंगे दैट विल वर्क फॉर यू और नॉट। अच्छा, इसका मतलब है ये फिजिबल एक्चुअली है नहीं। हम कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आप में भी देखें ना, हमारी जो एवरेज लाइफ है वो है 55 to 60 ईयर, 65 ईयर, ठीक है। आपने 25 26 27 साल लगा दिए अपनी पिछली एजुकेशन ख़त्म करने में। अगर आप 27 28 साल की उम्र में जाके अगली एजुकेशन शुरू करेंगे तो 30 35 35 साल तो आपके इसी गुजर में एजुकेशन गुजर गए, ठीक है। तो आपने गुजारनी कहाँ है बाकी ज़िंदगी? आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, ठीक है। आपने सारी ज़िंदगी कैरियर पे काम ही करना है, अपनी बाकी लाइफ पे काम नहीं करना। तो ये वाला जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत इक्का दुक्का कोई ऐसा केस होगा जो बिल्कुल स्विच करते होंगे। बाकी फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ही बचती है, जब आपको एंड में आके एहसास हो रहा है कि हमने गलती कर दी है, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई एक स्किल सीखें, उस स्किल को थोड़ा पॉलिश करें, पॉलिश करके आप इंडस्ट्री में जाएँ, सीखें, वहाँ जाके एक्सपीरियंस लें। और एक क्वेश्चन जो मेरे भी माइंड में आया वो यही है कि हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ली कि हमें करियर काउंसलर्स चाहिए, बट वी आर लैकिंग इन दैट फील्ड, हमारे पास करियर काउंसलर्स नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमने कोई फील्ड डिसाइड करनी है, उसके लिए हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए, किस किस से डिस्कस, वो एक मेंटोर वाली बात के अलावा हमें किस किस से डिस्कस करना है, और कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है कि हम वो फील्ड सिलेक्ट कर सकें दैट इज सुटेबल फॉर अस। हमें इसमें 2 स्टेप से काम करना पड़ेगा। एक तो मैंने आपको पहले वाला बता दिया, इंडिविजुअली आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद मेंटोर्स ढूँढने पड़ेंगे, खुद काम करना पड़ेगा। सेकंडली आता है हमारे इदारों का। इसमें हमारे इदारों की बहुत बड़ी गलती है। वो क्या कह रहे हैं, 9th करवा रहे हैं, 10th करवा रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड करवा रहे हैं, लेकिन गाइड कहीं नहीं कर रहे। प्लीज़ आप ज़्यादा हायरिंग ना करें, आपके पास इतनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, आप उसमें से 3 या 4 एम्प्लॉइज़ की टीम बना दें, एक सिटी के अंदर, जो आपकी विज़िट्स करें स्कूल, एक-एक इवेंट की क्लास में हो जाए, दैट्स एनफ फॉर देम। वो इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या है, वो ग्रुप काउंसलिंग भी करते हैं, दैट्स एनफ। थोड़ा-सा गाइड तो करें किसी ना किसी को पॉइंट में। सेकंड ये कि हमारे प्राइवेट स्कूल हर चीज़ की फीसेस ले रहे हैं। उसमें अगर वो एक बंदा हायर कर लेते हैं करियर काउंसलर, ना करें आप पूरे स्कूल का एक एक दिन रख दें, वीकेंड रख दें जिसके अंदर आप उसकी करियर काउंसलिंग कर दें। आपको ये देख लें कि करियर काउंसलिंग के लिए हर बच्चा नहीं होता, आप एटलीस्ट उनको तो करें ना जिनको ज़रूरत है वाक़ई, जिन्होंने उनका पैशन है, जिन्होंने अपना आगे फील्ड में एक्सेल करना है, उनको तो एटलीस्ट आप गाइड करवाएँ। तो इनके लिए हमारे प्राइवेट अदारे और हमारे गवर्नमेंट अदारे, इनको एटलीस्ट एक बॉडी बनानी चाहिए जो कि हमारी करियर काउंसलिंग पे काम करे। सर थैंक्स फॉर गिविंग अस द टाइम, होप सो यू रियली एंजॉय आवर पॉडकास्ट फॉर टुडे, सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।